जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र के आधुनिक भारत की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए तीन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साइमन कमीशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने दोस्तों इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीडी में पूछे गए उनको मैंने कवर किया है। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने दोस्तों घटना चक्र के मध्यकालीन भारत की सीरीज जो मैंने स्टार्ट की थी उसे पूरा कर दिया है दोस्तों। तो जिन लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था दोस्तों? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जो है दोस्तों भारत आया था। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहां तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व ही नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल कितने सदस्य थे दोस्तों? याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। साइमन कमीशन जो बनाया गया था दोस्तों उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे दोस्तों। चूंकि इसमें सभी सदस्य जो थे दोस्तों क्या थे तो अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया एवं विरोध किया। साइमन कमीशन भारत कब आया था दोस्तों? तो याद रखना है 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था। और कहां पर आया था दोस्तों? तो बंबई पहुंचा था। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो क्यों हुआ था दोस्तों? तो साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था दोस्तों, इसलिए भारतीयों के द्वारा इसका विरोध किया गया। कब आया था दोस्तों? तो 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा था साइमन कमीशन, याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, साइमन आयोग नियुक्त किया गया था। तो याद रखना है दोस्तों वर्ष 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन जो है दोस्तों नियुक्त किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट दोस्तों, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? तो याद रखना है दोस्तों प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए जो है दोस्तों साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। क्यों किया गया था दोस्तों? क्योंकि इसमें इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था दोस्तों। यह जो कमीशन बनाया गया था इसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों जो सदस्य थे दोस्तों अंग्रेज थे और इसमें किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? तो याद रखना है दोस्तों सर जॉन जो साइमन थे दोस्तों वो साइमन कमीशन के क्या थे? तो एक उदारवादी दल से संबंधित थे दोस्तों, यानी उदारवादी दल के सदस्य थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी यानी लिबरल पार्टी के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक यानी लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो याद रखना है दोस्तों लॉर्ड इरविन के सुझावों के आधार पर जो है दोस्तों साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर रखा गया था दोस्तों, यानी इसमें किसी भी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन। कुछ पुस्तकों एवं वेबसाइटों के अनुसार लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, जबकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज वॉल्यूम 17 पार्ट 1 पेज 63 के अनुसार साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर रखने का सुझाव तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिरकेन हेड ने दिया था। उल्लेखनीय कि साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत आया था। इसमें कोई सदस्य भारतीय न होने के कारण विरुद्ध जो है दोस्तों भारत में इसका जो है व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे। नेक्स्ट है दोस्तों कथन और कारण से रिलेटेड सवाल। कथन है कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। सही बात है दोस्तों।
साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसी कारण बहिष्कार किया गया था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर जो है दोस्तों एक ही सही व्याख्या कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? पहला कथन है दोस्तों, इसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। इसके अध्यक्ष जो थे दोस्तों कौन थे? तो सर जॉर्ज साइमन थे। तो सही है दोस्तों, दोनों सही है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉर्ज साइमन थे। और इसकी जो नियुक्ति हुई थी दोस्तों 1919 ईस्वी का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था उसके क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए किया गया था। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी, तो यह भी रिकमेंड किया गया था दोस्तों संघीय प्रकार के सरकार के लिए। और भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था, तो यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसमें सभी के सभी जो कथन है दोस्तों बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के एक प्रावधान के अनुसार अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष पर एक वैधानिक कमीशन की नियुक्ति की जानी थी, जिसे वर्ष 1919 के अधिनियम के कार्य संचालन की जांच पड़ताल करनी थी और आवश्यक होने पर भावी सुधारों को प्रस्तावित करना था। इसी उद्देश्य से नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य थे, याद रखना है दोस्तों। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष बनाए गए तथा इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। फलस्वरूप भारतीय नेताओं द्वारा इसके विरोध का निर्णय लिया गया। साइमन आयोग का प्रस्ताव था कि केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए, याद रखना है दोस्तों, जिसमें एक इकाई की भावना को छोड़कर संघीय भावना हो और इसके सदस्य परोक्ष पद्धति से प्रांतीय विधानमंडल द्वारा चुने जाए, यानी इनडायरेक्ट रूप से दोस्तों। 3 फरवरी 1928 को जिस दिन साइमन कमीशन बंबई पहुंचा उस दिन देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई। कमीशन जहां कहीं भी गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई तथा साइमन वापस जाओ के नारे के साथ जुलूस निकाले गए थे दोस्तों। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। दूसरा दिया गया है दोस्तों कि इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया, तो यह बात गलत है दोस्तों। तीसरा है, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया, तो यह भी गलत है दोस्तों। और इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक हो, तो यह भी इसके द्वारा रिकमेंड नहीं किया गया था दोस्तों। राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की क्या की थी दोस्तों? तो संस्तुति की थी। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों प्रश्नगत विकल्पों में साइमन कमीशन ने प्रांतीय क्षेत्रों में द्वैत शासन को प्रतिस्थापित कर वहां उत्तरदायी सरकार गठित करने की संस्तुति की थी। अन्य विकल्प के कथन जो है दोस्तों साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में सही नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, लाला लाजपत राय घायल हुए थे, तो याद रखना है दोस्तों साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में जो क्या हुआ था दोस्तों? तो लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय किया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा और उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ। कमीशन जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई तथा साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ जुलूस निकाले गए। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय याद रखना है दोस्तों पुलिस के लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय जो थे दोस्तों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस द्वारा की गई इस बर्बरता पिटाई के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, याद रखना। मरने से पूर्व उन्होंने कहा था, मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा दोस्तों। ये कथन भी याद रखना है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण कथन है ये। नेक्स्ट है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई है दोस्तों? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। तो लाला लाजपत राय पंजाब के प्रमुख राजनीति नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया है। उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि भी दी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, अभिकथन और कारण से रिलेटेड सवाल। अभिकथन है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था, तो सही बात है दोस्तों। कारण इसका दिया गया, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, यह भी सही है। लेकिन कारण जो है दोस्तों कथन की अभिकथन का जो है कारण जो है दोस्तों अभिकथन का सही व्याख्या भी कर रहा था। क्यों विरोध किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा साइमन कमीशन का? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। और आर जो है दोस्तों
एक ही सही व्याख्या कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को इंग्लैंड से बंबई पहुंचा। इस कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका देशव्यापी विरोध किया गया। लाहौर में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किया था। इसी दौरान पुलिस की लाठी से घायल होने के कारण उनकी क्या हो गई थी दोस्तों, मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार अभिकथन और कारण दोनों सही है तथा कारण अभिकथन की जो है दोस्तों सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, तो याद रखना है दोस्तों ML नेहरू के द्वारा जो है दोस्तों नेहरू रिपोर्ट यानी मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है दोस्तों नेहरू रिपोर्ट कब तैयार की गई थी, तो याद रखना है, डेट भी पूछता है दोस्तों, तो 1928 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। तो साइमन कमीशन 1927 के प्रति उत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार की गई थी, जिसमें भारत के एक नए डोमिनियन संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू क्या थे दोस्तों, इसके सचिव थे। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे कि जो नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी दोस्तों उसके अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू जो थे दोस्तों इसके सचिव थे। 2 मुस्लिम सहित कुल 9 लोग इस समिति के सदस्य थे, और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी दोस्तों, तो याद रखना है तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने जो है दोस्तों सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी दोस्तों। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, VVI कर लेंगे दोस्तों, BPSC देने जा रहे हो तो इस टाइप के जो सवाल हैं आप कर जाए। तो इसका राइट आंसर क्या था दोस्तों, तो सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। तो दोस्तों प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए व्यक्तियों में से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मार्च 1926 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज यानी डोमिनियन स्टेट हेतु संविधान निर्माण के लिए एक प्रतिनिधि कॉन्फ्रेंस बुलाने की मांग की थी। तथापि प्रश्न में उनके साथ गोविंद बल्लभ पंत का नाम दिया गया है जो इससे संबंधित नहीं थे। अतः इस प्रश्न का उत्तर सी होगा, क्योंकि तेज बहादुर सप्रू और जयकर नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति जिसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, मोतीलाल नेहरू, और सचिव कौन थे, जवाहरलाल नेहरू में शामिल थे दोस्तों, जिसमें भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग रखी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई थी, तो भारत के लिए पूर्ण स्वराज, तो यह बात पूर्ण स्वतंत्रता, तो यह बात गलत है दोस्तों। उसमें डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, तो एक तो गलत हो गया। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, तो यह बात सही है दोस्तों। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान यह भी किया गया था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा, केवल कथन 2 और 3 ही सही है। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट की बात कही गई थी। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकार का भी प्रावधान किया गया था। इस प्रकार कथन 1 गलत है, जबकि 2 और 3 क्या है दोस्तों, सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1928 ईस्वी में जो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग गठित किया गया था दोस्तों, उससे संबंधित कौन थे दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे। तो वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। इस लीग का उद्देश्य डोमिनियन स्टेट से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। इंडिपेंडेंस लीग ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध प्रगतिशील शक्तियों को संगठित करने में क्या किया था दोस्तों, तो महत्वपूर्ण कार्य किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट खाली स्थान दिया गया कि अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, और इसका विषय क्या था दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों नेहरू रिपोर्ट जो है दोस्तों मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था, और इसका विषय था दोस्तों भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो सी। तो साइमन आयोग की नियुक्ति करने वाले अनुदारपंथी राज्य सचिव लॉर्ड ब्रिकेनहेड के अनुसार भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए एक ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ हैं जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौती को भारतीयों द्वारा स्वीकार किया गया।
और एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट नाम से बाद में जाना गया। मोतीलाल नेहरू ही इस रिपोर्ट के लेखक थे। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया था। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिश की गई थी, जैसे सब वयस्कों के लिए मताधिकार, याद रखना है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन यानी संगठन बनाने की स्वतंत्रता और धर्म का हर प्रकार से राज्य से पृथक्करण। और ये सभी के सभी जो है दोस्तों फैक्ट्स महत्वपूर्ण है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था दोस्तों? तो 1929 ईस्वी का जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था दोस्तों, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा गया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध स्वरूप 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई थी, जबकि इसमें चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? तो याद रखना है दोस्तों, वह लीग स्थापित किया गया था नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। तो दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में युवा और उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने नेहरू रिपोर्ट पर आपत्ति रखी। ये पूर्ण स्वराज को तात्कालिक लक्ष्य के रूप में रखने की मांग कर रहे थे। फलतः जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के रूप में कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह का क्या किया था दोस्तों? निर्माण किया गया था। अब हम लोग दोस्तों कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस में पूछे गए हैं, उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो फर्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्र के रूप में परिभाषित किया जाए? तो यह कहा गया था दोस्तों मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी। तो वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हजरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास यानी चित्तरंजन दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। वर्ष 1921 में कांग्रेस का जो अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो हकीम अजमल खां। क्यों बनाए गए थे? तो क्योंकि चित्तरंजन जो दास थे दोस्तों, उनको जेल हो गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था दोस्तों? तो वे थे हजरत मोहानी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट है दोस्तों, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था दोस्तों? तो याद रखना है दोस्तों 1929 ईस्वी में जो है दोस्तों पहली बार कांग्रेस के द्वारा भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 1928 में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा तिरंगा फहराया था दोस्तों। ये डेट भी याद रखना है, काफी ज्यादा यह महत्वपूर्ण है। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को
30 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो याद रखना, पूर्ण स्वराज का दिवस यानी पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? तो 26 जनवरी 1930 को, तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में क्या किया जाएगा दोस्तों? तो मनाया जाएगा। और ये सब के सब महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट है दोस्तों, 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था दोस्तों, तो क्या कहा जाता था? तो पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था वर्ष, तो कब किया गया था दोस्तों? तो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पास किया गया था। यह किसकी अध्यक्षता में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था दोस्तों? तो याद रखना है कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को जो है दोस्तों कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषित किया गया था दोस्तों पूर्ण स्वराज का लक्ष्य। नेक्स्ट है दोस्तों, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था दोस्तों? तो यह फहराया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था दोस्तों? तो यह लहराया गया था 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी दोस्तों? तो वह था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था दोस्तों। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार की थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। तो यह बात बिल्कुल सही है। इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया। इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए क्या किया गया था दोस्तों? करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। तो यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, दोनों के दोनों कथन जो हैं गलत दिए गए हैं। कथन केवल एक ही सही है। कि क्यों सही है? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया था, जबकि उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच का जो मसला है दोस्तों, झगड़ा था दोनों के बीच का, वो इसमें सुलझा नहीं लिया गया था दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक ही सही है। और इसमें एक बात याद रखना है दोस्तों, दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए संकल्प पारित किया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल एक सही है। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्ष 1929 में लाहौर के रावी नदी के तट पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया गया और वर्ष 1930 की 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया तथा उस वर्ष से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा दोस्तों। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में याद रखना है दोस्तों, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? तो वह था दोस्तों 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट, कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की? तो लाहौर में की दोस्तों। किस नदी के तट पर? तो रावी नदी के तट पर। ये भी पॉइंट याद रखना है, 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे दोस्तों, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में सम्मिलित नहीं था? भारत की विदेशी नीति की घोषणा सविनय क्या दोस्तों? भारत की विदेशी नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज की लक्ष्य की घोषणा, तो ये तो था दोस्तों पूर्ण स्वराज की लक्ष्य की घोषणा। फिर है दोस्तों
सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, तो यह बात बिल्कुल सही है। भारत की विदेश नीति की घोषणा यह भी की गई थी दोस्तों। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की तो घोषणा की ही गई थी। साथ ही साथ भारत की विदेश नीति की भी घोषणा की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी भी की गई थी। इसमें अस्पृश्यता उन्मूलन जो है दोस्तों इसमें नहीं किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो दोस्तों कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को याद रखना घोषित संकल्प में स्पष्ट किया गया कि गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है। नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त की जाती है। शब्द स्वराज का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता। चौथा है दोस्तों अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। संकल्प में अस्पृश्यता उन्मूलन का कोई उल्लेख नहीं है। गोलमेज सम्मेलन से संबंधित नीति को ही भारतीय विदेश नीति के रूप में जाना जा सकता है, क्योंकि ब्रिटिश शासन में शेष विश्व से संबंधित नीति का निर्धारण ब्रिटिश सरकार ही करती थी। वैसे वर्ष 1921 के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम यह संकल्प व्यक्त किया गया था कि भारत की एक विदेश नीति होनी चाहिए। दोस्तों याद रखना है आपको। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो यह प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों पूर्ण स्वराज के संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता है पूर्ण स्वतंत्रता। ध्यातव्य हो कि इसी लाहौर अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को क्या किया गया था दोस्तों? निरस्त घोषित कर दिया गया था, जिसमें केवल डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस में पूछे गए हैं दोस्तों, उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो फर्स्ट सवाल है दोस्तों, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया था? तो वह था दोस्तों लाहौर सत्र। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। अभी हम लोगों ने देखा भी था। तो वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया था। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है दोस्तों आपको समय समय पर मिलती रहे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था दोस्तों दांडी यात्रा के साथ। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कुछ किया। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद, याद रखना है दोस्तों कितना दिन की लंबी यात्रा हुआ था? तो 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में फैल गया। तमिलनाडु में गांधी नेता कौन थे दोस्तों? सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम में तिरुचिरापल्ली के वेदारण्यम में तक क्या किया था दोस्तों? तिरुचिरापल्ली के वेदारण्यम तक नमक यात्रा की थी दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखना है दोस्तों, VVIA फैक्ट्स है। नेक्स्ट है दोस्तों, दांडी यात्रा की गई थी तो वर्ष 1930 ईस्वी में जो है दोस्तों दांडी यात्रा की गई थी 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। तो कब किया गया था दोस्तों? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को और 6 अप्रैल को पहुंच गए दोस्तों। तो लगभग 24 दिन लगा था उनको। तो ये भी चीज आपको याद रखना है। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो साबरमती से जो है दोस्तों गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दोस्तों, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था दोस्तों? तो साबरमती से प्रारंभ किया गया था दोस्तों। क्या? तो महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। राइट आंसर हो जाएगा डी।
तो यहाँ पर दिया गया कि प्रारंभिक उत्तर कुंजी में बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर डी सही माना था, यानी साबरमती माना था, जो गलत है। और सॉरी, यहाँ पर मैं भी मिस्टेक कर दिया दोस्तों। यहाँ पर है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। तो दोस्तों याद रखना है, सविनय अवज्ञा दांडी मार्च जो है दोस्तों वो निकाला गया था साबरमती से। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गया। जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ महात्मा गांधी के द्वारा कहां से किया गया था दोस्तों, तो दांडी से किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन को। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी। मैंने डी को बी समझ लिया था, इसीलिए मैंने साबरमती आश्रम को टिक आउट कर दिया, सॉरी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी। तो वह था दोस्तों गुजरात। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी, जो कि गुजरात में स्थित है दोस्तों, में समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर महात्मा गांधी को समर्पित गांधी हेरिटेज पोर्टल पर सभी सत्याग्रहियों की सूची नाम सहित उपलब्ध है। इस सूची के अनुसार राज्य एवं सत्याग्रहियों की संख्या नियमानुसार है। जहां से 1 या 2 सत्याग्रही शामिल हुए, उनके नाम भी हम उल्लेखित कर रहे हैं। वेबसाइट पर पूरे नाम देखे जा सकते हैं। गुजरात से कितने थे दोस्तों, तो 32, महाराष्ट्र से 13, उत्तर प्रदेश से थे 8, कच्छ से थे दोस्तों 6, केरल से 4 थे, पंजाब से 3, राजपूताना से 3, बॉम्बे से 3, कौन कौन दोस्तों, दाऊद भाई, हीरालाल और माहिम तुरा। सिंध से 1 थे दोस्तों आनंद हिंगोरानी, नेपाल से 2 थे महावीर खड बहादुर सिंह गिरी, तमिलनाडु से तपन नायर, आंध्र प्रदेश से दोस्तों सुब्रमण्यम, उत्कल से थे दोस्तों मोती बासदास, कर्नाटक से थे महादेव मार्तंड, बिहार से याद रखना है दोस्तों, काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। बीपीएससी अगर देने जा रहे हो तो ये सवाल हो सकता है कि पूछ ले कि दांडी में बिहार से कौन सम्मिलित है। तो गिरिवरधारी चौधरी जो थे दोस्तों यह बिहार से सम्मिलित थे। बंगाल से कौन थे दोस्तों, तो दुर्गेश चंद्र दास। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया। तो वे कौन थे दोस्तों, तो सरोजिनी नायडू भी इसमें भाग ली थी दोस्तों। राजकुमारी अमृता कौर भी जो है दोस्तों इसमें भाग ली थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय भी इसमें भाग ली थी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की व्यापक भागीदारी रही दोस्तों, याद रखना है। उपर्युक्त सभी महिलाएं कौन सी दोस्तों, तो सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में क्या किया था दोस्तों, भाग लिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो वह था नमक सत्याग्रह। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था दोस्तों। तो याद रखना है दोस्तों कहां से किया गया था, तो दांडी से किया गया था। यहीं से बीपीएससी उठाकर सवाल पूछा है दोस्तों। आईएएस पीढ़ी में पूछा गया 1995 में और 65 बीपीएससी में यही सवाल रिपीट भी हुआ है। तो याद रखना है दोस्तों, बीपीएससी देने जा रहे हो तो एक बार घटना चक्र के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर जरूर जाएं, क्योंकि अधिकतर जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों वो घटना चक्र से ही रिलेटेड होता है। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर, याद रखना है दोस्तों कितने सहयोगी थे, तो 80 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर, सारा का सारा आपको फैक्ट्स याद रखना है दोस्तों, कितना किलोमीटर चला गया था, तो 390 किलोमीटर या 241 मील की यात्रा कर गुजरात के नौशेरी जिले में स्थित पहुंचे, जहां 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। नेक्स्ट है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। तो याद रखना है दोस्तों दांडी मार्च के बाद जो है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट है दांडी मार्च शुरू किया गया था दोस्तों। तो याद रखना है नमक कानून तोड़ने हेतु दांडी मार्च शुरू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दोस्तों, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है, तो नमक कानून को तोड़ने से संबंधित है दोस्तों दांडी मार्च कब स्टार्ट किया गया था,
तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी के नेतृत्व में। देखिए दोस्तों, पूछा गया सवाल, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी दोस्तों? तो 24 दिन तक चली थी। देखिए रिपीटेड सवाल बीपीएससी पूछता है, इसलिए घटना चक्र के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाएं दोस्तों, काफी बेनिफिट मिलेगा आपको। नेक्स्ट है, सबसे पहले कौन सी घटना घटी? सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी दोस्तों? साइमन कमीशन आगमन। दांडी मार्च 1930 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था कब? 1931 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में। और सबसे पहले कौन सा आया था दोस्तों? तो साइमन आया था 3 फरवरी कब? तो 1928 ईस्वी को भारत। तो सबसे पहले साइमन कमीशन का आगमन हुआ था दोस्तों, और यहाँ डेट भी याद रखना है। दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को, और गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ था दोस्तों 5 मार्च 1931 को। बीपीएससी में डेट से रिलेटेड भी सवाल याद रखता पूछा जाता है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है दोस्तों, तो यह जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। तो 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सिविल नाफरमानी आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की थी। एक अंग्रेजी समाचार संवाददाता कौन थे दोस्तों? तो ब्रेल्सफोर्ड ने खिल्ली उड़ाई और कहा कि क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? उसके उत्तर में स्टेट्समैन समाचार पत्र ने कहा, गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेट नहीं मिल जाता। नेक्स्ट है दोस्तों, कथन और कारण से रिलेटेड सवाल। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया। सही बात है दोस्तों। कारण था, महात्मा गांधी का उद्देश्य था गरीबों को नमक मुक्त उपलब्ध हो सके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों कि गरीबों को नमक मुक्त उपलब्ध हो, तो कारण इसका गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए सही है, किंतु आर गलत है दोस्तों। तो गांधी जी द्वारा प्रारंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रतीक के रूप में 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश सरकार के प्रति अवज्ञा अपनाई गई। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष 11 मांगे रखी थी। उसमें नमक कर एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति की मांग की गई थी, न कि गरीबों को मुफ्त नमक उपलब्ध कराने की। नेक्स्ट है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है, महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी दोस्तों। तो यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा दी गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो राइट आंसर केवल कथन 2 ही सही है। सॉरी, यहाँ पर जो कथन, ठीक है मैं बोल रहा था, कथन 2 ही सही है, कथन 1 जो है दोस्तों गलत है। तो 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यानी नवसारी जिला जो कि गुजरात में स्थित है दोस्तों में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके कहां पर भेज दिया गया था दोस्तों? तो यड़वदा जेल। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट सही है। इस प्रकार प्रश्न में दिया गया कथन 1 असत्य है, जबकि नमक कानून तोड़ने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, एम मुंशी को सजा दी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबंध है? तो यह संबंध है दोस्तों गांधी जी की दांडी यात्रा से। काफी ज्यादा मोस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों, बीपीएससी के लिए याद रखेंगे। बीपीएससी में स्टेटमेंट से रिलेटेड भी सवाल पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? तो बी। तो 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने अपने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुंचे। उन्होंने दांडी आए सभी देशी व विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। नेक्स्ट है दोस्तों, गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो याद रखना है दोस्तों, समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था, यह बात बिल्कुल जो है दोस्तों गलत है। उन्होंने नमक कानून बनाया नहीं था दोस्तों, बल्कि नमक कानून को भंग किया था। याद रखना है आपको। पहला है, यह साबरमती आश्रम से दांडी तक का मार्च था। सही है। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था, यह भी सही है। यह पूरी तरह से पैदल मार्च था, तो यह भी बात जो है दोस्तों बिल्कुल सही है।
गलत कौन था दोस्तों? तो सी। तो गांधी जी ने दांडी में समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ करने का निश्चय किया। नमक को इस आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया क्योंकि सरकार ने इसे अत्यावश्यक वस्तु की बिक्री को नियंत्रित कर रखा था और उस पर कड़ा आरोपण किया था, जिसका गरीबों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने अपने साबरमती आश्रम से राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह साबरमती आश्रम से साबरमती आश्रम राष्ट्रीय से सत्याग्रह स्मारक ने दांडी मार्च में गांधी जी के 80 सहयोगियों, गांधी सहित कितने थे दोस्तों? तो 81 थे। तो याद रखना है दोस्तों, सहयोगी कितने थे? तो 80 और गांधी जी को शामिल कर लिया जाए दोस्तों तो इनकी संख्या कितनी थी? तो 81 की सूची दी गई है, जबकि इतिहास के अधिकांश पुस्तकों में सहयोगियों की संख्या 78 दी गई है। तो ये जो यहाँ पर दिया गया दोस्तों रेफरेंस संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, इसी को मानकर आपको चलना है, बुक पर नहीं जाना है दोस्तों, क्योंकि घटना चक्र जो बुक है दोस्तों ऑथेंटिक बुक है, तो आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि यह जो लिखा गया दोस्तों संस्कृति मंत्रालय जो कि भारत सरकार की है, उसमें बताया गया दोस्तों गांधी सहित सहयोगियों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 81 थी, जबकि अधिकांश पुस्तकों में यह संख्या कितनी दी गई है दोस्तों? 78 है। चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल को, याद रखना है दोस्तों, ये भी पूछ सकता है दांडी कब पहुंचे थे महात्मा गांधी, बीपीएससी में पूछ भी सकता है। तो 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे दोस्तों। नमक कानून को कब भंग किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी, सही बात है। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था, यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा में 24 दिनों में पूरी हुई थी, यह भी बात बिल्कुल सही है। और इसकी शुरुआत जो है दोस्तों कब वो किया गया था? 12 मार्च न कि 15 मार्च। 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी दोस्तों। तो आपसे गलत पूछा जा रहा था, तो डी क्या है दोस्तों? तो गलत है। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था दोस्तों? तो अब्बास तैयबजी ने इसका स्थान लिया था। यह भी मोस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों, याद रखना है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो अब्बास तैयबजी ने लिया था। तो गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 241 मील दूर समुद्र तट पर बसे दांडी गांव 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे तथा 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इस सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर में हुई। तत्पश्चात गांधी आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयबजी के हाथों में आ गया। इस आंदोलन में स्त्रियों ने भी अपनी भागीदारी ली थी दोस्तों, सर्वाधिक स्त्रियों ने इसी आंदोलन में भाग ली थी दोस्तों, याद रखना है। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहां थे दोस्तों? तो ये थे महात्मा गांधी कहां पर? तो यड़वदा जेल में। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो याद रखना है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर, याद रखना है दोस्तों कब गिरफ्तार किया गया था? 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यड़वदा जेल भेज दिया गया। उनके स्थान पर अब्बास तैयबजी आंदोलन के नेता हुए। उनकी भी गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू ने 21 मई 1930 को धरसना नमक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया था दोस्तों, याद रखना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं ये, महिला है दोस्तों, श्रीमती सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला भी इन्हें कहा जाता है, याद रखना है। इस लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने प्रस्तुत किया था दोस्तों, ये भी पूछा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट्स है ये सब। नेक्स्ट है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो याद रखना है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। तो आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से एक थे। गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया था। वर्ष 1930 में वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान प्रथम बार क्या हुए थे दोस्तों? तो गिरफ्तार हुए थे। नेक्स्ट है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था हुआ था दोस्तों? तो वेब मिलर था। मैंने बोला था दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा भी जा चुका है, याद रखना है आपको। तो वे कौन थे पत्रकार थे दोस्तों? तो वेब मिलर।
तो वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार थे जिसे गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। धर्षणा की विभत्स पुलिस ज्यादतियों का उल्लेख करते हुए उसने लिखा है कि संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्ष में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे, दंगे, गली कुचों में मारकाट एवं विद्रोह देखे, लेकिन धर्षणा जैसे भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। दोस्तों यह किसका कथन है? तो वेब मिलर का कथन है दोस्तों, जो कि एक अमेरिकी पत्रकार है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्षणा साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। तो वो कौन थे दोस्तों? तो वेब मिलर थे, अमेरिकी पत्रकार थे। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में गांधी जी के साथ था? दोस्तों तो याद रखना है, अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर जो थे दोस्तों, गांधी जी के द्वारा जो दांडी मार्च चलाया गया था, वे जो थे दोस्तों इसमें साथ थे। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, इसमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो याद रखना है दोस्तों, तंजौर तट पर 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए किनके द्वारा अभियान संगठित किया गया था? तो श्री राजगोपालाचारी के द्वारा अभियान संगठित किया गया था दोस्तों। तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने गुजरात के दांडी तट पर नमक कानून बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इसी के साथ संपूर्ण देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ हुआ तथा समस्त देश में नमक कानून उल्लंघन संबंधी अभियान संचालित किए गए। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम की नमक यात्रा प्रारंभ की। 30 अप्रैल को उनको गिरफ्तार करने के बाद भी यह आंदोलन उनके समर्थकों द्वारा क्या किया गया दोस्तों? तो चलाया जाता रहा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया। तो क्या आह्वान किया था दोस्तों? तो याद रखना है, तो उत्तर पश्चिमी के पख्तून जनजातीय क्षेत्रों को अफगानिस्तान के साथ मिलाकर एक करने का। तो राइट आंसर क्या? सॉरी, ये तो कथन में पढ़ रहा था, तो ये नहीं था दोस्तों। दूसरा, उपनिवेशीय शासकों को आतंकित करने और अंत में उन्हें हटा देने के लिए आतंकवादी युक्तियों और तरीकों को अपनाने का, यह भी गलत है। राजनीतिक और सामाजिक सुधारों के लिए साम्यवादी क्रांतिकारी विचारधारा को अपनाने का, यह भी गलत है दोस्तों। और डी है दोस्तों, तो 3 तो गलत हो गया, तो डी ही इसका करेक्ट होगा। पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष था दोस्तों खुदाई खिदमतगार का। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें लाल कुर्ती या रेड शर्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं दोस्तों। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। यह तब है कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था? तो यह संगठित किया गया था दोस्तों अंग्रेजों को निकालने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे दोस्तों इसके नेतृत्व करता? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी हम लोग, यानी सीमांत गांधी के नाम से भी हम लोग जानते हैं दोस्तों। याद रखना, ये भी सवाल पूछता है, सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे दोस्तों, तो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था दोस्तों? तो किसके द्वारा संगठित किया गया था? तो अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा खुदाई खिदमतगार को संगठित किया गया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। किस आंदोलन के दौरान दोस्तों? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या हुआ था दोस्तों? तो गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से क्या कर दिया था दोस्तों? इनकार कर दिया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ज्ञातव्य है कि इस इलाके में खान अब्दुल गफ्फार खान वर्षों से सक्रिय थे और उनके द्वारा जनता में किए गए काम की वजह से अहिंसक क्रांतिकारियों के बहादुर जत्थे यानी खुदाई खिदमतगारों के दल तैयार हुए थे। ये लोग लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकी भूमिका काफी सक्रिय थी।
नेक्स्ट, सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था दोस्तों? तो याद रखना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो थे दोस्तों, पेशावर कांड का सेना नायक था। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी होगा, वीर चंद्र गढ़वाली। नेक्स्ट है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था दोस्तों मणिपुर में। जिया तरंग आंदोलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति की महिला गिडालू ने की थी दोस्तों, जिसे जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। मोस्ट VVI सवाल है दोस्तों, याद रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये। नेक्स्ट है, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो यह था दोस्तों, बेगूसराय में जो चौकीदारी टैक्स नहीं दिए जाने का आंदोलन चलाया गया था, यह चलाया गया था दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों, दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों के ने दमन चक्र की परवाह नहीं की। अगले महीने बेगूसराय में स्वतंत्रता दिवस के लिए एकत्रित भीड़ में भारी संख्या में ग्रामवासी आकर सम्मिलित हो गए और उपमंडल अधिकारी को एक गड्ढे में धकेल दिया। गोली बारी किए जाने के बाद ही वे वहां से क्या हुए थे दोस्तों? तो हटे थे। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। तो याद रखना है दोस्तों, रचनात्मक कार्यों को महत्व दिया था दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसे महत्व दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी रचनात्मक कार्यों को। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजन उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय लिया दोस्तों। डेट भी याद रखना है आपको, कब गांधी जी सक्रिय राजनीति से अलग हो गए थे? तो अक्टूबर 1934 में। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी दोस्तों? तो प्रभावती जो देवी थी दोस्तों, वह पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। राइट आंसर हो जाएगा बी। और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी सवाल है दोस्तों। तो स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन महिलाओं में सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी तथा राधिका देवी प्रमुख है। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम की क्या थी दोस्तों? तो सेनानी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।